So today we will start cash flow statement. कैसे बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट? सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। 3 वर्ड्स लिखे हैं। फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज फ्लो एंड थर्ड इज स्टेटमेंट। कैश, इसका मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है हम उसकी बात कर रहे हैं। चाहे हम कोई लेन देन करते हैं, कोई असेट को खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई सैलरी की पेमेंट करते हैं, कोई वेजेस की पेमेंट करते हैं, कोई टैक्स की पेमेंट करते हैं, जहां भी कैश इन्वॉल्व है, जहां भी हमने कैश आया या कैश गया, हमने उसकी बात की। सेकंड नंबर पे हमने बात की फ्लो की। तो फ्लो का मतलब क्या है कि चेंज कितना है। अगर आपको 2 टाइम पीरियड दे रखे हैं, एक 2019 और एक 2020, और इसमें यहाँ पर लिख दिया कि मेरे पास स्टॉक 50,000 था और यहाँ पर मैंने लिखा कि स्टॉक 60,000 था, तो मुझे 50,000 नहीं देखना, मुझे 60,000 नहीं देखना, मुझे इसमें चेंज कितना आया मुझे वो देखना है। अगर मैं कहूँ मेरा ओपनिंग कैश 40,000 था, मेरा क्लोजिंग कैश 60,000 था, तो मुझे 40 को नहीं लिखना, मुझे 60 को नहीं लिखना, मुझे इनके बीच में जो गैप है वो लिखना है, क्योंकि मैं बात किसकी कर रही हूँ? फ्लो की। तो फ्लो का मतलब है कि कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया, या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, या फ्लो आ रहा होगा या फ्लो जा रहा होगा। तो अगर मैं फ्लो की बात कर रही हूँ तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की बात तो नहीं कर रही, मैं उस साल के बीच में जो चेंजेस आए उनकी बात कर रही हूँ। और इन कैश के चेंजेस को नोट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट। सो ऑल इन ऑल इस तीनों चीज़ों को जब हम कलेक्टिवली बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा। मतलब समझ में आया कैश फ्लो स्टेटमेंट का? यस मैम। ओके, अब हम देखते हैं कि ये कैश फ्लो होता किस वजह से है, कितनी एक्टिविटीज की वजह से होता है, किस तरह से होता है। तो हम इन सभी को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। One is operational activities, second is investing activities, and third is financing activities. 3 तरह की एक्टिविटीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कोई काम शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या बिजनेस आप सीधा ऑपरेशनल एक्टिविटीज पे आ जाओगे, यानी कि माल को खरीदना, बेचना, सब कुछ पहले दिन से यही सब शुरू कर दोगे? सबसे पहले क्या करोगे? कैपिटल सबसे पहले फाइनेंस। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले नंबर पे लिखा ऑपरेशनल जरूर है, लेकिन हम सबसे पहले करेंगे क्या? क्या करेंगे सबसे पहले? फाइनेंस इकट्ठा करेंगे। फाइनेंस जो है वो कहाँ से इकट्ठा होता है? इशू ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर से, डिबेंचर्स से, या लोन से। ये 3 तरीके होते हैं पैसे लेने के। कंपनी की बात कर रहे हैं हम, तो कंपनी जो है वो फाइनेंस, वो पैसा कहाँ से ले सकती है? या तो शेयर इशू करके उसके पास पैसा आएगा, या डिबेंचर्स इशू करके उसके पास पैसा आएगा, या लोन से पैसा आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले नंबर पे हम एक्टिविटी कौन सी करते हैं? फाइनेंसिंग। फिर उसके बाद क्या फिर से हम एकदम से लेन देन शुरू कर देते हैं? जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एक बिजनेस का सेटअप लगाना पड़ेगा, हमें कोई जगह खरीदनी पड़ेगी, कोई हमें बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, कोई प्लांट खरीदना पड़ेगा, कोई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, कोई फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। तो हम वो अपना पैसा कहीं ना कहीं क्या करेंगे? इन्वेस्ट।
इन्वेस्ट करेंगे किस चीज में? असेट्स में। फिक्स्ड असेट्स में हम क्या करेंगे? अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हैं वहां पर जो चेंजेस आएंगे उनसे जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंडर लिखा जाएगा। अब आपने फाइनेंस भी अरेंज कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज भी कर ली। अब उसके बाद आप बात करोगे कि मुझे बिजनेस चलाना है, और जो बिजनेस को चलाना है दैट इज बिजनेस ऑपरेशन। कि बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उसका जो भी लेन देन होता है उसको हम किसके अंदर लेते हैं? ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब हमने क्या करना है? हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है, जो इसका जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं, उसके अंदर हमने जिस ऑर्डर में अभी लिखा था हम उसी ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं रिवर्स ऑर्डर में ही स्टार्ट करूंगी। यानी कि हम जब समझेंगे तो हम पहले किसको समझेंगे? हम पहले फाइनेंसिंग को समझेंगे, फिर हम इन्वेस्टिंग को समझेंगे, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम ऑपरेटिंग को समझेंगे। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड इज वेरी रेयरली यूज्ड एंड द मोस्ट कॉमन मेथड व्हिच इज यूज्ड इज इनडायरेक्ट मेथड। तो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड की ही बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड जब हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसके हम पार्ट बना लेते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास जगह इतनी नहीं है कि हम नीचे भी ले जाएं इसको। तो यहीं पर हम लाइन लगा देते हैं। देखिए, अब हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, आप ये मान के चलो कि ये जो इधर वाला पार्ट है ये इसके नीचे ही है, सिर्फ यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्योंकि वो ज़्यादा होती हैं तो मैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी जगह उसके लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, ये वाली साइड सिर्फ इसके नीचे ही आनी है, एक ही रो में स्टेटमेंट बनती है, जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीन हम एक्टिविटीज लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। हमारे पास क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारे पास इसका आंसर होता है, क्योंकि हमें कैश का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है। अब इसके अंदर हम एक मेन बात और, हम सिर्फ कैश को कंसीडर नहीं करते, कैश के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को लेते हैं। ये इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? ये इक्विवेलेंट्स होती हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो हैं जिनको आप मार्केट में जाकर आप देखते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, किसी भी वक्त जाके बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी कैश इक्विवेलेंट में आता है, क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया या आपने जाके किसी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए तो वो कैश का ही काम कर रहे हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक बैलेंस और तीसरी क्या चीज आती है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये तीन चीजें हम नोट करेंगे कि हमने कैश और कैश इक्विवेलेंट में लेनी है। जब हम कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग कैश दिया हुआ होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर।
तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये हमें गिवन है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये भी हमें दिया हुआ होगा। मान लो आपको ये दिया हुआ है 80,000 और ये आपको दिया हुआ है 60,000, तो आपको पहले से ही पता लग गया कि आपका इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ, 20,000, तभी तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, 80,000। तो इसका मतलब आपको ये वाला 20,000 आपका आंसर जो आना है वो तो आपको पहले से ही पता है। अब आपको करना क्या है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो आएगा वो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा वो, और जो ऑपरेटिंग आएगा वो, इन तीनों का जो नेट टोटल है वो आपका 20,000 आना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। तो मैंने आपसे कहा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जहां पर हम पैसा ला रहे हैं, बिजनेस में पैसा ला रहे हैं। तो बिजनेस में पैसा लाएंगे तो वो या तो शेयर से आएगा, या डिवेंचर से आएगा, या लोन से आएगा। तो जितना भी पैसा शेयर से आएगा या जाएगा, हमने देखना है फ्लो। फ्लो मतलब पैसे का आना या पैसे का जाना। तो अगर तो पैसा आ रहा है, मान लीजिए हमने शेयर्स इश्यू किए हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो पैसा आएगा, हम यहाँ लिख देंगे प्लस, ठीक है। हम अमाउंट के दो कॉलम्स बनाते हैं, एक इनर कॉलम और एक आउटर। इनर में हम सारी चीजें लिखते हैं, आउटर में हम बस ये टोटल लिख देंगे, ठीक है। अगर हमने रिडम्पशन किया प्रेफरेंस शेयर्स का, इक्विटी का तो रिडम्पशन होता नहीं, बायबैक होता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया तो ये माइनस हो जाएगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स किया तो ये प्लस हो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स किया तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से इशू ऑफ लोन किया, रेजिंग ऑफ लोन किया तो प्लस हो जाएगा, पेमेंट ऑफ लोन किया तो वो माइनस हो जाएगा। अब इसके साथ एक चीज और आ जाएगी, अगर हमने लोन लिया है तो लोन के ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वो इंटरेस्ट भी तो यहीं आएगा। और अगर आपने फाइनेंस लिया है, इशू ऑफ शेयर्स आपने लिया है, तो शेयर्स लिए हैं तो फिर उसके बाद आप उसके ऊपर डिविडेंड नहीं दोगे। यस मैम। कोई आपकी कंपनी के शेयर्स में पैसा क्यों लगा रहा है, क्योंकि आपने उसको क्या देना है, डिविडेंड। डिविडेंड देना है। तो क्योंकि शेयर्स यहां पर आए हैं तो उनका डिविडेंड भी यहीं आएगा। लोन यहां आया है तो उसका इंटरेस्ट भी यहीं आएगा। जो चीज जहां है उसके साथ ही रहेगी। तो इसका मतलब अगर हम लोन यहां लिख रहे हैं तो लोन के साथ साथ हम उसका इंटरेस्ट भी लिखेंगे। अगर शेयर्स यहाँ लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ हम उसका डिविडेंड भी यही लिखेंगे। तो दैट मीन्स कि हमने डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड यहाँ पर दिखाना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। ओके, अब हमारे पास फाइनेंस आ गया। जब हमारे पास फाइनेंस आ गया तो हमने कहा कि हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लैंड, बिल्डिंग, असेट्स खरीदना स्टार्ट किया। तो जब हमने उनको खरीदना स्टार्ट किया तो हमने पैसा लगाया। अगर हम कोई असेट खरीदते हैं तो कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम होगा तो कैश यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। अगर हमने असेट खरीदी या बेची है, अब पहले खरीदी थी अब बेची है, सेल ऑफ असेट, बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। हमने सिर्फ कैश को कंसीडर करना है, ठीक है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी और कंपनी के शेयर्स में, यहां पर क्या था, किसी ने हमारी कंपनी के शेयर ले रखे हैं। हम किसी कंपनी के शेयर लेते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी।
अब इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा, वो प्लस हो जाएगा। अब और एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है किसी के शेयर्स में या किसी के डिबेंचर्स में, तो हमें उसके ऊपर क्या मिलेगा, डिविडेंड या इंटरेस्ट। अगर शेयर्स में पैसा लगा रखा है तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड। डिविडेंड। और अगर हमने कहाँ पर पैसा लगा रखा है, डिबेंचर्स में, तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और अगर हमने कोई बिल्डिंग में पैसा लगाया और उसको हमने रेंट आउट कर दिया और उसके ऊपर हमें क्या रिसीव हो रहा है, रेंट, वो भी हमारी इन्वेस्टमेंट की इनकम है या नहीं है। यस मैम। तो जहां पर हम सारी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम की बात भी हम यहीं पर करेंगे। सो आई विल राइट कि अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर, या मुझे शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, या मुझे रेंट मिल रहा है, तो दैट आई विल राइट इन दिस कॉलम ओनली। सो आई विल राइट हियर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ये भी मेरा कहां पर आ जाएगा, इसी कॉलम में आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद नेक्स्ट टर्न आती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आप देखिए, हमने यहाँ फिक्स्ड असेट्स की बात भी कर ली और हमने इन्वेस्टमेंट की बात भी कर ली, हमने लॉन्ग टर्म जो लोन्स और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की भी बात कर ली। तो हमारे पास बचा क्या, अगर हम ये सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद अपनी बैलेंस शीट पे नजर डालेंगे ना, तो हमें बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नजर आएंगे और करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने बाकी सब फिक्स्ड असेट्स एंड लोन वगैरह लॉन्ग टर्म सब ट्रीट कर लिया। तो बचा क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास अब ऑपरेटिंग बनाने के लिए क्या बचा, जो बिजनेस की डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब, क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए की जाती हैं, वो सारी की सारी एंट्रीज यहाँ के लिए बच गई अभी। तो वो सारी की सारी एंट्रीज बच गई। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करते, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बाय सेल्स, यहाँ है मेरे पास बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस एंड टू ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर मैं यहाँ लिख दूँ ग्रॉस प्रॉफिट, इधर लिख दूँ सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट। ऐसे ही बनाते हैं ना हम। तो जो मैंने आपसे कहा कि एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, ये दोनों में सेम रहते हैं, सिर्फ चेंज किस में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो आई विल स्टार्ट विद सेल्स। तो अगर मेरे पास सेल्स था यहाँ पर जो भी दिया हुआ था, उसमें से मैं इन सबको इकट्ठा ले लूं तो इसको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहती हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैं आपसे कहती हूँ कि इन सब में से जो जो मैंने कैश में पे किया, सेल भी कैश में आई थी मेरे पास, मैंने यहाँ लिख दी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जो भी मैंने स्टॉक का खर्चा किया, कोई भी चीज मैंने एक्सपेंसेस किए, वेजेस पे की, वो सारी चीजें मैं कैश में ही तो करूंगी ना। तो इसका मतलब ये जो भी कैश वाले खर्चे थे वो मैंने इसमें से माइनस कर दिए, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मैंने इसमें से वो हर खर्चा पे करना है जो कैश में है। तो इनमें से बताओ मुझे, सैलरी कैश में होती है क्या? यस मैम। रेंट कैश में होता है? यस मैम। मतलब मैं सैलरी पे करूंगी, यहाँ पे रेंट भी पे कर दूंगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैश में देनी पड़ेगी मुझे। यस मैम।
ओके, डेप्रिसिएशन कैश में देना पड़ेगा मुझे? No, ma'am. No. नो। नो मैम। तो इसका मतलब मैं ये सारी चीजों में से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास वो वाले प्रॉफिट आ जाएंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हैं, क्योंकि मैंने तो सारे के सारे माइनस कर दिए, सिर्फ मैंने वो माइनस नहीं किया जो नॉन ऑपरेटिंग था, और वो मेरा कौन सा था? वो डेप्रिसिएशन था। तो बिजनेस में अगर हम खर्चों की बात करें तो हमारे पास अगर टोटल 100 खर्चे दिए होंगे ना, तो 100 में से 95 ऐसे होंगे जो कैश में पे होते होंगे, मुश्किल से 4 या 5 ऐसे निकलेंगे जो कैश में पे नहीं होते होंगे। इसीलिए हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। तो क्योंकि हम इतने सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने की बजाय अगर हम रिवर्स ऑर्डर से स्टार्ट करें, और रिवर्स ऑर्डर से कैसे स्टार्ट किया जाता है कि हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर दें। अभी जो हमने ट्रेडिंग का क्या निकाला था? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में वो ऐड कर दें जो कैश में नहीं दिए, तो वही चीज नहीं आ जाएगी, तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो भी हमने किया था। अभी हमने क्या किया कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 आया, मान लो उसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस किए, मैं ले लेती हूँ 4-4 हजार के एक्सपेंसेस ले लेती हूँ। 4 एक्सपेंसेस, एक था मेरा सैलरी, एक थी मेरी रेंट, एक थी प्रिंटिंग और एक था डेप्रिसिएशन। तो 4-4 8-4 12 और 16, मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 4,000। मैंने आपसे कहा कि 20,000 जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसमें से सिर्फ वो एक्सपेंसेस माइनस करने हैं जो कैश में पे किए, तो आपने 4 ये माइनस किया, 4 ये माइनस किया, 4 ये माइनस किया, इसको छोड़ दिया। तो 4-4 8-4 12, 20,000 में से आपने 12,000 माइनस कर दिया, तो आपने कह दिया कि 8,000 आपका है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैंने अगर इसको उल्टा करने को कह दूं तो आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट कर देंगे कि नेट प्रॉफिट है मेरा 4,000, इसमें से मैंने ऐड कर दिया जो मैंने कैश में पे नहीं किया, वो भी है 4,000, तो मेरा कितना आ गया? 8,000। तो मुझे इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? ये यहाँ पर लंबा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने 3 एक्सपेंडिचर लिया, मान लो यहाँ पे 300 तरह के एक्सपेंडिचर हैं। तो आपको कैश एक्सपेंडिचर ढूंढने आसान है या नॉन कैश एक्सपेंडिचर ढूंढने आसान है? Non-cash. तो हम Non cash. हम इसलिए इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं, और फिर उस इनडायरेक्ट मेथड को अप्लाई करके हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालते हैं। तो अभी इतना ही करेंगे, कल हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।